हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉडल पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने मॉडल पेपर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 2, जो कि सुपर 6 मॉडल पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे आपके CBT एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपका वही पैटर्न रहने वाला है जो CBT एग्ज़ाम में रहता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, WCS के 6 क्वेश्चन होते हैं, ED के आपके 6 क्वेश्चन होते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सेम पैटर्न आपका इसमें रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वाइंडिंग का नाम आपको बताना है। अब ये जो है ना क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि निमी ने इसका कुछ और आंसर माना है और स्टूडेंट जो टीचर्स होते हैं वो इसका आंसर कुछ और बताते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, निमी ने तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना है, जो कि है स्क्यू वाइंडिंग, है ना। स्क्यू वाइंडिंग मतलब तिरछी वाइंडिंग, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्योंकि जो स्क्यू वाइंडिंग होती है ना, वो तो तिरछी होती है, इस तरह से, है ना, तिरछी दिखती है, तो उसे हम स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये तिरछी वाइंडिंग नहीं दिख रही है, तो हमारी स्कीन वाइंडिंग जाएगी, है ना, स्कीन वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको यही आंसर लगा करके आना है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्टरनेटर में हीटिंग प्रभाव का क्या कारण है। अल्टरनेटर में हीटिंग क्यों होती है, उसके इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का क्या कारण होता है, ये आपको बताना है अल्टरनेटर का। तो ऐसा कब होता है भाई, जाहिर सी बात है, जब आपको लोड में निरंतर आप उतार चढ़ाव करेंगे, है ना, कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करेंगे लोड को, तो जो है हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो ये इसका मेन कारण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 फेज 4 पोल AC मशीन की कुल विद्युत डिग्री की गणना कीजिए। क्या मैंने इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताया है कि विद्युत डिग्री की जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स, है ना। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है पिछली क्लासेस में, तो इसे आपको फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए 180 डिग्री है, इंटू नंबर ऑफ पोल हमें कितने दे रखे हैं, 4, है ना। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से यानी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, यानी कितना आ जाएगा, 720, यानी 720 आपका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर होगा ना, इस क्वेश्चन में क्या करेगा, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके देगा, आपसे 6 बोल देगा या फिर 4 बोल देगा, है ना। जो भी आपको नंबर ऑफ पोल्स बोलेगा उससे आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 180 की, एंड वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमसे कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ने का प्रकार क्या है। ये आप देख रहे हैं ना, इसका आपको प्रकार बताना है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, ACSR का जॉइंट है ना, ACSR के लिए संयुक्त जोड़, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमने पिछली क्लासेस में आसानी से डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए AC सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए। यहाँ पर आपको ये चित्र में मोटर दिख रही है एंड ये सिंगल फेज मोटर है, इसका आपको नाम बताना है। और मैंने आपको बताया है, जब भी हमारा यहाँ से इस तरह से वायर जाता है आर्मेचर के थ्रू होकर पोल्स पे जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है। लेकिन अगर इस तरह से, जैसे ये 2 पोल हैं और इसके बीच में आर्मेचर, तो यहाँ से यहाँ चले जाए, यानी इसमें कोई कनेक्शन ना हो, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा रिपल्सन मोटर होगा। लेकिन ये हमारा यूनिवर्सल मोटर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा भी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट के सारे आंसर किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। यानी एक साधारण जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, उसमें महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि दोलक और दिष्टकारी नहीं होता है ना। इसमें जो है दोलक और एम्पलीफायर भी नहीं होगा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं ना, दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, दोलक यानी ऑक्सिलोस्कोप और ऑक्सीलेटर, और आपका एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने, कह रहा है आवृत्ति कन्वर्टर बताइए। तो भाई जाहिर सी बात है, जो साइक्लो कन्वर्टर है वही आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है ना, यानी आवृत्ति कन्वर्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संपर्कों के लिए नियंत्रण सर्किट में वोल्टेज का चयन कैसे किया जाता है। यानी कोई हमारे पास कॉन्टैक्ट के लिए जो कंट्रोल सर्किट दिया जाता है, उसमें वोल्टेज का हम चयन कैसे करते हैं। तो NVC का आपने नाम सुना होगा। NVC मतलब नो
वोल्ट करंट है ना, NVC होता है, तो यहाँ पर NVC का मतलब नो वोल्ट कॉइल है ना। तो नो वोल्ट कॉइल के रेटिंग के अनुसार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, NVC। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, किसको, शंट फील्ड कॉइल को है ना। शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ क्यों जोड़ा जाता है, तो होल्डिंग कॉइल के जो यहाँ पर करंट को सीमित करे, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इसका राइट आंसर जाएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे, है ना, कॉइल बढ़ाए या फिर होल्डिंग करंट बढ़ाए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है बड़े DC जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो है आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, उसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को बेअसर करने के लिए, यानी उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि DC ड्राइव के नियंत्रण पट पर GOG है ना, JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है, जोग स्विच का क्या उद्देश्य होता है, वो आपको बताना है। तो ये आपका किस लिए होता है, ये आपका इंचिंग ऑपरेशन में होता है, किसमें, इंचिंग ऑपरेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है AC 3 फेज मोटरों में रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर नॉर्मल आपकी मोटर की बात करेगा तो हम जो है सुपर इनेमल वायर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, सुपर इनेमल कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछता कि समरसेबल या पानी की मोटरें है ना, तो उनकी वाइंडिंग के लिए हम किस तार का इस्तेमाल करते हैं, तो PVC कवर्ड तांबे के तार का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। यानी जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या मतलब होता है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो सहायक सर्किट होता है ना, जिसे हम ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं, तो उसको जो है बिजली की आपूर्ति करने के लिए हम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति से करने के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, यानी जो क्लास ए का एम्पलीफायर होता है तो उसका क्या यूज़ है। तो मैंने आपको बताया था, इससे जो है कम से कम विकृति होती है, डिस्टॉर्शन कम से कम होता है ना। तो न्यूनतम विकृति का किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल जो ड्राइव होती है सिस्टम, और उसमें हम जो किस पावर मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इसमें हमारा साइक्लो कन्वर्टर आंसर जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, सर्वो नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि गलत हो जाएगा। आप 100% ऑप्शन नंबर सी ही लगा करके आएंगे, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि VT टर्मिनल वोल्टेज, यानी VT का मतलब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, EG मतलब उत्पन्न EMF है ना, EG मतलब उत्पन्न EMF है, तो DC शंट जनरेटर के शंट फील्ड में RSH का फॉर्मूला आपको निकालना है, यानी R शंट का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है, आपको नॉर्मल ओम का नियम तो पता ही होगा ना, V = IR है ना। तो यहाँ पर आपको I का मान निकालना है, तो I = V/R हो जाएगा, है ना। I = V/R, तो कहाँ पर दिख रहा है, I = V/R, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ISH = VT/RSH, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप ओम के नियम से आसानी से समझ सकते हैं ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर, जो कि कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की एकल चरण मोटर को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सिंगल फेज मोटर का डायग्राम है, लेकिन किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 2 कैपेसिटर आपको लगे हुए दिख रहे हैं ना। 2 कैपेसिटर क्यों हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है ना। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग और ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो यानी 2 कैपेसिटर हैं, दोनों वाइंडिंग के लिए होंगे, है ना। तो एक स्टार्टिंग के लिए और एक रनिंग के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। लेकिन अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर होता सिर्फ, तो वो हमारा हो जाता परमानेंट कैपेसिटर। लेकिन अगर यहाँ पर कैपेसिटर के साथ एक ऑक्सिलरी स्विच इस तरह से लगा होता तो हो जाता ये, तो कौन सा हो जाता, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस आगे दिए गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। AC जो मोटर होती है
AC इंडक्शन मोटर, उसमें टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध होता है? तो मैंने आपको बताया था कि टॉर्क अगर बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगी, है ना। टॉर्क बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? तो ये आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है और मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है। NS इज इक्वल टू क्या होता है, 120 फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल्स, है ना, यानी 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल्स। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी ही है ना, फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है तो F लिख देते हैं। अपॉन पोल कितने दे रखे हैं, तो पोल हमारे पास 6 दे रखे हैं। तो इसे काटा पीटी करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू F हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये काटेंगे तो 50, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे आप संभाल लीजिएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 50 होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, 50 हर्ट्ज। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 यहाँ पर दे रखा है तो इसे आप संभाल लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार बेयरिंग का नाम आपको बताना है। अब ये बेयरिंग का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स इसे क्या समझते हैं, इसे जो है बुश बेयरिंग समझ लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना ये बेयरिंग तो है लेकिन यहाँ पर ये बॉल बनी हुई है ना, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है बॉल बेयरिंग। क्या हो जाता है, बॉल बेयरिंग। रोलर बेयरिंग भी नहीं है, क्योंकि रोलर बेयरिंग में इस तरह से जो है यहाँ पर इस तरह की जो बनी हुई होती हैं गोलियाँ, तो उसे हम रोलर बेयरिंग कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉल बेयरिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है AC कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। यहाँ पर आपको एक वाइंडिंग दर्शाई गई है और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, होल कोइल वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कोइल वाइंडिंग, यानी पूरे कुंडल वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चित्र वाली क्लास में मैंने ये सारे चित्र आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। यानी जो डैम्पर वाइंडिंग हम करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो क्या स्टेटर फ्लक्स का विरोध करने के लिए, क्या एक टॉर्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलाता है, बिल्कुल सही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, एक टॉर्क उत्पन्न करता है ना, जिससे मोटर स्टार्ट हो पाए और सिंक्रोनस गति के करीब ले जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजेसेंट कॉइल 2 के शुरुआत की लीड से जुड़ा हो तो वाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए एक के बाद यहाँ पर 2 से जुड़ रहा है, यानी कि कोई भी गैप नहीं आ रहा, और जब भी कोई भी गैप नहीं आता है तो वो हमारी सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है। कौन सी, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तो मतलब एक के बाद 3, मतलब एक का गैप आ रहा है ना, 2 का मतलब एक का गैप आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर यहाँ पर 4 की बात होती, मतलब 2 का गैप आता तो यहाँ पर हो जाता ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर यहाँ पर 4 का गैप आता यानी 3 का गैप आता तो हमारी क्वाडप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो जाती है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है SF6 है ना, SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो SF6 का मतलब क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एक भौतिक मात्रा का पता लगाता है। तो भौतिक मात्रा का पता कौन लगाएगा भाई, जाहिर सी बात है सेंसर। सेंसर क्या करता है, भौतिक मात्रा का पता लगाता है ना। स्टार्टर, मोटर और सर्किट ब्रेकर ये तो अलग चीज़ हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी प्रतिशत स्लिप, देखिए 2 आपसे यहाँ पर फॉर्मूले बनेगा, या फिर आपसे स्लिप के बारे में पूछेगा, है ना। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, NS - NR होता है। क्या होता है, NS - NR। ये आपका नॉर्मल स्लिप का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर पूछता है परसेंटेज स्लिप, है ना, परसेंटेज स्लिप की बात करता है तो NS - NR बटे NS × 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। × 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई परसेंटेज वाला पूछ रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर सिर्फ स्लिप पूछेगा तो आपका NS - NR हो जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज स्लिप पूछेगा तो NS - NR बटे NS × 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, NS - NR बटे NS, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है जो कि गेट से रिलेटेड है। कह रहा है दी गई सत्यता तालिका यानी ट्रुथ टेबल कौन सा लॉजिक गेट को संदर्भित करती है, और ये क्वेश्चन पूछेगा ही। अगर आपसे गेट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो या फिर आपसे टेबल वाला पूछेगा या फिर आपको इस तरह से डायग्राम दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि ये कौन सा गेट है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी मैंने जो अपनी कंसेप्ट वाली क्लासेस हैं उसमें मैंने गेट को बिल्कुल बारीकी से समझा रखा है ना। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके लिए टेबल दे दे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फोकस करना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है A+B और ऊपर बार का सिंबल लग गया है, यानी ऊपर एक डंडा खींच दिया है। तो यहाँ पर हम बात करें इसका नाम क्या होगा, तो देखिए A+B किसका होता है, A+B किसका होता है, तो और गेट का होता है ना। और ये डंडा आ गया मतलब यहाँ पर N लगा दीजिए, नॉर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नॉर गेट है ना। नॉर गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला। तो ये भी काफ़ी आसान फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था ना, ईबी बराबर क्या होता है, ZNP phi/60A। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। कहाँ पर है देखते हैं, तो ZNP है लेकिन फाई नीचे दे रखा है, यहाँ पर ये उल्टा ही कर रखा है ना, 6 यहाँ पर भी उल्टा कर रखा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए ZNP phi/60A, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट इसका नाम जानता होगा है ना, जो कि पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का है ना। चित्र में दर्शाया गया डीसी जनरेटर का भाग। अब इसे तो हर कोई स्टूडेंट जानता ही है, इसका नाम क्या है, योक और फ्रेम। इसे क्या कहते हैं, योक और फ्रेम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योक और फ्रेम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी मोटर का प्रकार क्या है। अब देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी किस तरह से पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल में जुड़ी है मतलब ये शंट बाइंडिंग है, और ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी है मतलब ये सीरीज बाइंडिंग है। और हमें जब दोनों बाइंडिंग दी हो तो हम शंट बाइंडिंग को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बाइंडिंग के दोनों जो पॉइंट है हम देखते हैं किस किस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने आर्मेचर को कवर कर लिया और बस सिर्फ इसने आर्मेचर को ही कवर किया। यानी यहाँ पर अगर ये चाहता तो ये इस तरह से सीरीज को भी कवर कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसका दिल क्या है, छोटा है ना। इसने सिर्फ आर्मेचर को दावत दी, इसने सीरीज बाइंडिंग को दावत नहीं दी। तो इसका दिल क्या है, छोटा है मतलब शॉर्ट है ना, तो ये शॉर्ट शंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका दिल बड़ा होता तो ये इसे भी दावत दे देता, तो यानी इस लॉन्ग शंट हो जाता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट शंट है ना। तो शॉर्ट शंट कहाँ पर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि एन चैनल, जो एन चैनल होता है उसमें जेएफ्ट का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो मैंने आपको बताया था गेट सोर्स के साथ फर्स्ट अभिन्नत, यानी गेट सोर्स के साथ कैसा होता है, रिवर्स बाइस में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एन चैनल और पी चैनल में कैसा होता है, तो ये आप जानते ही होंगे, इस तरफ डायरेक्शन है एरो की तो एन चैनल, इस तरफ डायरेक्शन है तो पी चैनल है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीसी ड्राइव या एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल पर एलईडी का क्या उद्देश्य है। यानी जो डीसी ड्राइव होती है या फिर एसी ड्राइव होती है उसमें बेसिक जो ऑपरेटर होता है पैनल है ना, ऑपरेटर पैनल, उसमें हम एलईडी क्यों लगाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो एलईडी क्या करती है ना, पैरामीटर की निगरानी करती है। क्या करती है, पैरामीटर की निगरानी करती है, यानी कि पैरामीटर्स को मॉनिटर करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है, तो क्या मैंने आपको नहीं बताया है ये इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये हमसे कह रहा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है, यानी इस तरह से क्यों बनाया जाता है एक इंसुलेटर को। तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। इसका रीज़न क्या होता है, जिससे कि यहाँ पर जैसे बरसात होगी तो बरसात का पानी अगर इस पर रुकेगा तो दिक्कत पैदा करेगा, तो इसलिए इसे इस शेप का बनाया जाता है जिससे कि बारिश का पानी यहाँ पर ना रुके, वो नीचे निकल जाए, यानी टपक जाए पानी है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, वर्षा के पानी को टपकने के लिए है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। मैंने आपको बताया जहाँ पर भी लेमिनेट की बात हो जाए, लेमिनेशन की बात हो जाए, वहाँ पर एडी करंट हानि को हम कम करने की बात करते हैं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम क्यों लेमिनेट करते हैं, जिससे कि टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी एडी करंट हानि को कम कर सकें, इसलिए लेमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये हमसे कह रहा है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच है ना, फ्रंट पिच मतलब वाई एफ है, एफ का मतलब फ्रंट और वाई का मतलब पिच, बैक पिच से कैसी है, बैक पिच से अधिक है, इस तरह से है ना, जो बड़ी होती है उसके तरफ यहाँ पर ग्रेटर देन आता है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके तरफ मुंह खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रंट पिच क्या है, अधिक है बैक पिच से, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे रेट्रोग्रेसिव है ना, इसे कहेंगे रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर ये उलट जाए, जैसे फ्रंट पिच कम हो जाए और बैक पिच ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग हो जाएगी है ना, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो जाएगी। तो अभी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये हमसे कह रहा है कि कौन सा उपकरण मापे या परीक्षित मात्रा को एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CRO। CRO का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो मापे और परीक्षित मात्रा को एक दृश्य प्रतिनिधित्व करना है ना, प्रदान करना, ये इसका काम होता है, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर टेस्टेड है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा CRO। और CRO की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। क्या होती है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 220 वोल्ट RMS वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है, और इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे है ना। थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो गया, HW का काम हो गया। और ये सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को हार्ट भेज दिया जाएगा और उसके आंसर को पिन भी कर दिया जाएगा कमेंट में, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर का पता लगा पाएँ। और सिर्फ ऑप्शन कमेंट नहीं करना है, उसका लॉजिक कमेंट करना है, उसकी सॉल्यूशन आपको कमेंट करनी है कि कैसे हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखिए 38 क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है, इसमें से कितने हमारे सही हैं वो हम कमेंट करके बताएंगे। ओके, और जेन्युइन बताएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा कि 38 में से हमारे इतने सही हैं है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत किया जाता है। तो दरों को संकेत करने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस कैटलॉग। क्या हो जाएगा, प्राइस कैटलॉग कहते हैं उसे, मूल्य सूची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो वो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, यानी सरकारी विभाग होता है। वो क्या करता है, दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, यानी पब्लिश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है स्नेहक का उद्देश्य क्या है, यानी लुब्रिकेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया है घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का है, कह रहा है 14x + 3y + 25x + 2y, इसका वैल्यू क्या होगा। तो काफ़ी आसान है, देखिए 14x को एक तरफ, x वाली को एक तरफ कर लेना है, यहाँ पर मैंने x वालों को एक तरफ कर लिया, प्लस 3y और 2y को एक तरफ कर लिया। अब क्या करना है, इन्हें ऐड कर देना है। 14x और 25x कितने हो जाएंगे, 39x, प्लस 3y और 2y मिलकर के कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है a⁴m/a⁴n का फॉर्मूला क्या होगा। तो काफ़ी आसान है, मैंने आपको बताया। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, a⁴m गुणे a⁴n, और आपसे पूछेगा a⁴n/a⁴n, यानी डिवाइड में पूछेगा और मल्टीप्लाई में पूछेगा और डिवाइड में पूछेगा। तो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में एक रूल चलता है कि बेस सेम तो पावर ऐड है ना, बेस सेम है, देखिए a है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी पावर ऐड मैंने यहाँ पर कर दी। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में ये रूल होता है कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेस हमारा सेम है तो पावर को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बस ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है यहाँ पर डिवाइड वाला, तो डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है लाभ को हम हमेशा परसेंटेज में बताते हैं। जैसे कहते हैं कि मुझे इतने % का लाभ हुआ है ना, इतने % की हानि हुई, तो हम परसेंटेज में ही व्यक्त करते हैं है ना, ऐसा रुपए या फिर डॉलर या फिर एस्टेरिक्स में नहीं करते, हम जो है परसेंटेज में ही लाभ को व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अब शुरू हो चुकी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और WCS में आपके 6 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, कमेंट में बताइएगा।
अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित चित्र में बैटन होल्डर को पहचानना है। तो बैटन होल्डर कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए ये हमारा कौन सा है, ये तो हमारा पेंडेंट होल्डर है। कौन सा है, पेंडेंट होल्डर है, यानी लटकाने वाला होल्डर है ये। और ये हमारे कौन से हो जाएंगे, एंगल होल्डर हो जाएंगे। कौन से, एंगल होल्डर हो जाएंगे। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बैटन होल्डर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है बैटरी के प्रतीक को पहचानिए। बैटरी और सेल के प्रतीक को आप जानते होंगे। देखिए अगर दो टर्मिनल है इस तरह से, बड़ी वाली पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव होती है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर सिर्फ दो टर्मिनल है तो वो हमारा सेल कहलाता है, लेकिन दो से अगर ज़्यादा टर्मिनल हो जाएं तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, तो हमारा बैटरी हो जाता है। यानी सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बैटरी ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल रहा है। अब आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे भाई। ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है, ये लैंप का प्रतीक है। और ये क्या है, ये आपका रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटो डायोड कौन सा है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये आपका डायोड है, इसे तो आप जानते ही होंगे। अगर इस तरह से अंदर की ओर डायरेक्शन है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फोटो डायोड। क्या हो जाएगा, फोटो डायोड। अगर इस तरह से बाहर की ओर डायरेक्शन है तो वो हमारा एलईडी हो जाएगा, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसे आप याद कैसे कर सकते हो, कोई ट्रिक बता दूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो कहाँ पर जाता है, आपके फ़ोन के अंदर जाता है, फ़ोन के मेमोरी में जाकर सेव होता है, यानी फ़ोन के अंदर जा रहा है ना। तो फोटो डायोड क्या होगा, अंदर की ओर एरो की डायरेक्शन होगी। और आपने एलईडी देखा होगा, एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब क्या करता है, रोशनी बाहर की ओर फेंकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर बाहर की ओर डायरेक्शन है एरो की। सही है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोटो डायोड की ओर जो सिंबल होता है उसमें एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दर्शाया ही नहीं गया है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। कह रहा है कि वेव फॉर्म को पहचानना है। तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ पर दी हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी साइन वेव होती है। कौन सी होती है, साइन वेव होती है। तो साइन वेव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोसोडल वेव फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर वेव क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह से चलेगी, स्क्वायर वेव फॉर्म, है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म में। और सॉ टूथ वेव कैसी होती है, तो वो इस तरह से चलेगी, है ना, इस तरह से, जैसे हेक्सो की आपने दांत देखे होंगे। ट्रायंगल में ट्रायंगल की फॉर्म में चलेगी इस तरह से, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि नोज प्लायर का आपको सिंबल पहचानना है। तो काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ये इसकी नाक लंबी है तो इसे हम क्या कहते हैं, नोज प्लायर कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए सुरक्षात्मक उपकरण किसे कहते हैं, जो उपकरण की सुरक्षा करे। उपकरण की सुरक्षा कौन करता है, फ्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा कि फ्यूज़ क्या करता है, उसकी कोई क्षमता होती है, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर। मान लीजिए मेरे पास फ्यूज़ है 5 एम्पियर का, है ना, और करंट आ गया मेरे पास 10 एम्पियर का। तो ये फ्यूज़ क्या करेगा, फ्यूज़ करंट को आगे नहीं जाने देगा, ये यहाँ से फ्यूज़ अपने आप को ब्रेक कर देगा, जिससे कि आगे हाई करंट नहीं जा पाएगा। और मेरे जितने भी जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, फ़ैन है, टीवी है, एलईडी, जो भी कुछ लगा है, वो क्या हो जाएगा, वो सेफ़ हो जाएगा, बच जाएगा। अगर यहाँ पर फ्यूज़ नहीं लगा होता तो 5 की जगह अगर 10 भी आ जाता तो वो भी चला जाता अंदर, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस लगी हैं उन्हें ख़राब कर सकता था। यानी फ्यूज़ ने क्या काम किया, जो डिवाइसेस हैं उन्हें बचाने का काम किया, उनकी सुरक्षा की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सुरक्षात्मक उपकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यहाँ पर इम्प्लॉयबिलिटी शुरू हो चुकी है। अब आपने जो है ईडी को भी कवर कर लिया है। ईडी में आपके 6 में से कितने क्वेश्चन सही थे, कर देना कमेंट। अब मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट क्वेश्चन की। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरकर एक सार्थक शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। CTS एग्जामिनेशन मतलब CTS ITI को ही कहते हैं ना। तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, मनोज को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना, है ना, अपना CTS का एग्जामिनेशन का हॉल टिकट दिखाओ, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सबसे पहली बात, मनोज क्या है, मनोज लड़का है ना, बॉय है। तो इसके लिए क्या, हर तो यूज़ में होगा नहीं, क्योंकि हर तो हम लड़की के लिए यूज़ में लेते हैं। तो जहाँ भी आपको हर दिख रहा है ना, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे इस तरह से। तो बचा एक ही आपका, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें देखिए क्या है, हिम और हिज, पहले हिम आएगा उसके बाद हिज आएगा। यानी मनोज को, यानी प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और कहा कि अपना हॉल टिकट मुझे दिखाओ, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि काम करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना, है ना। काम के लिए एक ही जगह, ये तो आपका नहीं होगा। घर से काम करना, ये भी नहीं होगा। एक ही शहर में नौकरी बदलना, ये भी नहीं होगा। नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। यानी बायोडेटा किसे कहते हैं, रिज्यूमे को कहते हैं, सीवी को कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। वर्क संपर्क जानकारी और शैक्षणिक विवरण और कौशल या कार्य अनुभव, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिज्यूमे में शामिल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन देखिएगा, तो इसमें कह रहा है बचपन की यादें, सपने, जी ये हम रिज्यूमे में नहीं डालते हैं। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में, ये भी नहीं डालते हैं, है ना। शौक, पसंदीदा भोजन, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप एलिमिनेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर जाने की योजना बना रहा है, तो उसे क्या करना होगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप अपने आप क्या कर रहे हैं, काम के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, जाने की यात्रा करने और रहने का कितना खर्चा आएगा, अर्न और सेव कितना कर पाएंगे, ये सारे डाउट आएंगे ना आपके अंदर कि वहाँ पर हम जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और वहाँ पर हम कितना कमाएंगे और कितना सेव करेंगे, ये सारी डाउट्स आएंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप, यानी आप हमेशा लर्निंग करते रहते हैं ना, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। जीवित रहने से तो कोई रिलेशन नहीं है ना। ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे, ये भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। प्राप्त करें, पीएचडी करने से कोई लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जाता है, नहीं। आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर कहते हैं। अगर कोई अपने ज्ञान को बढ़ाते रहता है हमेशा, है ना, जोड़ते रहता है कुछ ना कुछ, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐप आधारित, है ना, यहाँ पर कह रहा है ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लोगों को मदद करती है ना। तो वो हमारे कौन सी है, स्विगी। स्विगी क्या है, ऐप है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर परमानेंट एम्प्लॉय या फिर होम कैटरिंग, ये कोई ऐप थोड़ी है। ऐप आपका सिर्फ स्विगी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, स्विगी क्या करता है, एक पार्ट टाइम, गिग का मतलब, गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि पार्ट टाइम जॉब, है ना। तो ये स्विगी क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब के रूप में रोज़गार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप जो है फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपके उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। अपनी विशेषताओं को दिखाने के लिए, या फिर इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए, या फिर आई कांटेक्ट बचने के लिए, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्कूल को दिखाने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना, है ना, और उनकी प्लान, उनका विश्वास जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टर को जो है ये विश्वास नहीं दिलाओगे कि आपका फ़ायदा होगा, है ना, तब तक वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास कौन सा है ना। ग्रीन माइंडसेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कचरे को अलग करें और पुनर्चक्रित करें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पर्यावरण, देखिए ग्रीन माइंडसेट वो होता है जो पर्यावरण की रक्षा करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ग्रीन जॉब पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है ना, और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं। यानी एक कोई व्यक्ति है ना, मशीन ऑपरेटर है, और अचानक किसी समस्या का सामना उसे करना पड़ जाता है, लेकिन वह क्या करता है, तुरंत, है ना, उस काम को करने का दूसरा तरीका भी ढूंढ लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, बैग का रंग कहते हैं। बैग से तो कोई मतलब ही नहीं है। विभिन्न बैग की डिजाइन या फिर बैग के लिए मटेरियल चुनना, या फिर विद्यार्थी से बैग का टेस्ट कराने को कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, विभिन्न बैग की डिज़ाइन प्लान करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर दिया है मशीन ऑपरेटर, है ना,
तो यहाँ पर बैग का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बैग ऑपरेटर होता या फिर जो बैग बनाने वाला जो मशीन ऑपरेटर है यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों आवश्यक है। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उस पर विचार करना क्यों आवश्यक है। इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, या फिर ये अच्छा टाइम पास है, या फिर इससे लिखावट में सुधार होता है, या फिर सभी कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है। यानी कोविड-19 अभी चला था, तो उसके महामारी के बाद, है ना, कार्यस्थल जो वर्क प्लेस है वो कैसा दिखता है, ये आपको बताना है। क्या खाली दिखता है, क्या कम उत्पादन है उसमें, क्या कम कर्मचारी हो गए हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, घर और ऑफिस के काम मिक्स हो गए हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है ये मिक्स हो रखा है पूरी तरह से, कि कुछ लोग तो घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, तो ये मिक्स हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत काम को करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए हैं, अडॉप्टेबिलिटी या फिर इंटीग्रिटी या फिर सिंसियरिटी या फिर ऑनेस्टी। तो देखिए ऑनेस्टी और ये तो नहीं होगा, अडॉप्टेबिलिटी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी। फिटर जॉब की ज़रूरत है, या फिर फिटर पद हेतु आवेदन और आपका नाम आ जाएगा, या फिर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता, या फिर नई नौकरी के लिए आवेदन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फिटर की जॉब की ज़रूरत है, ये आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फिटर पोजीशन योर नेम आ जाएगा। यानी फिटर पद के लिए आवेदन आप कर रहे हैं और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी को वर्कर, है ना, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्जेशन में दी गई जानकारी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो किसी के घर के बारे में पूछना है ना, तो वो इनफॉर्मल ही बताएगा, अपने घर के बारे में पूछना, है ना। तो अगर आप किसी कोवर्कर से उससे घर के बारे में पूछ रहे हैं कि घर पर सब ठीक हैं, कैसा चल रहा है ना, तो ये क्या, ये आपका इनफॉर्मल कन्वर्जेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमसे कह रहा है, किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे। अपनी गलती को जानने के लिए किसी और का इंतज़ार करेंगे, या फिर गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोष दे देंगे। ये तो गलत है ना, आपने गलती करी है और आप दूसरों को दोष दे रहे हैं ना। गलती को नज़रअंदाज इग्नोर भी नहीं कर सकते, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना, ये बिल्कुल सही है ना। देखिए आपने गलती करी है तो आप अपने बॉस को बताएंगे, हालांकि थोड़ी बहुत डांट वगैरह पड़ जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। या फिर आपने ईमानदार हो जाएंगे, है ना, जिससे कि आपने गलती करी भी है तो आप बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर आप छिपाएंगे तो कभी ना कभी वो गलती पकड़ में आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है एक साथ अच्छा काम करने का मतलब क्या होता है। यानी एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं, यानी बी फ्रेंडली विद ऑल, सबसे साथ, यानी सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, ये आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका मिलन समारोह में भाग लेना, या फिर कोई गलती नहीं करना, या फिर विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इससे क्या होता है, आप जो है एक साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, विचार साझा कर सकेंगे, सुनेंगे दूसरों की बातें, और साथ में मिलकर समाधान भी खोज सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है। तो जो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास होता है, तो वो कैसा होता है। तो क्या उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, या बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं, या फिर ईगो, या फिर नेगेटिव क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए ईगो भी नहीं होता है उसके अंदर, नेगेटिव क्वालिटीज़ भी नहीं होती हैं, और वो जो है फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी जो क्वालिटीज़, यानी उसके पास क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, हमेशा वो पॉजिटिव ही सोचता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आप डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने के लिए कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। आप एक डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करके कोई काम को बेहतर कर सकते हैं, है ना, उसका एक विचार यानी एक आइडिया लेकर के आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में सभी को बता देना चाहिए, या फिर अपने आइडियाज़ को लिखकर सुरक्षित कर लेना चाहिए, या फिर दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए, या फिर यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना। बिल्कुल सही। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप सभी को बताते फिर रहे हैं ना, या फिर आइडिया को लिखकर सुरक्षित लिखने से कुछ नहीं होगा, उसे अप्लाई करना होगा। या दूसरे आइडिया, जब आपके पास एक अच्छा आइडिया आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसे अप्लाई करेंगे, और अगर ये काम करता है ना, टेस्ट करेंगे, अगर ये काम करता है तो उसे अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार है, यानी कौन सा एक अच्छा आपका कार्यस्थल शिष्टाचार है वो आपको बताना है। तो फ़ोन पर साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं, है ना, तो सबसे पहले तो अपना फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। फ़ोन साइलेंट करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्कशन में एक्टिव रूप से भाग लेना है, यानी सक्रिय होकर भाग लेना है, सक्रिय रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो उसका बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है ना। बिजनेस प्रॉफिट डिटेल, या फिर उसके बिजनेस का केवल आइडिया और नाम, या फिर व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ उसका समाधान भी। बिल्कुल सही। देखिए आप कोई बिजनेस में बैंक लोन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यवसाय के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिज़ाइन के बीच डेटा का आदान प्रदान, है ना, किस वायरलेस तकनीक से किया जाता है। तो वो किससे होगा, वायरलेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ब्लूटूथ से होगा, है ना। ब्लूटूथ से क्या होता है, वायरलेस तरीका होता है और कम दूरी पर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करेंगे, यानी ईमेल कैसे शुरू करेंगे कंपनी को भेजना। नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं ना, तो शौक के बारे में एक छोटी कहानी लिखना, ये भी नहीं होगा। पसंदीदा फ़ोटो, ये भी नहीं होगा। एक स्पष्ट विषय पर पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना, या फिर चुटकुला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसमें बोल रहा है कि एक स्पष्ट विषय, सबसे पहले एक सब्जेक्ट बताइए आप उन्हें कि किस सब्जेक्ट पर ईमेल है। इसके बाद विनम्र निवेदन, है ना, आपको पोलाइट ग्रीट करना है। उसके बाद शुरू करना है कि आप किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि हमसे कह रहा है एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए तरीके आजमाता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम आइडिया पर्सन कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थ जो कि यूजलेस जो होते हैं ना मटेरियल, तो उनको क्या कर रहा है, वो उसके दिमाग में आइडिया आते हैं और वो उसे रिसाइकल कर लेता है, उसे दोबारा यूज़ में ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम आइडिया पर्सन कहेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि हमसे कह रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को पालन करता है, तो वो कौन करता है। पर्यावरण के अनुकूल बात कर रहे हैं ना, और ब्यूटी पार्लर की स्टाफ है ना। तो देखिए प्लास्टिक के दास्ताने, तो प्लास्टिक के दास्ताने तो नहीं पहन सकते, है ना। कंज्यूमेबल वस्तुओं का पुनः उपयोग, या फिर गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, और हाँ ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें क्या कह रहा है, देखिए गैर प्लास्टिक सामग्री मतलब वो प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग नहीं करता है, और इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे को निपटान भी करता है। बिल्कुल से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा हो रही है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरी के टोटल 38 क्वेश्चन किए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 25 क्वेश्चंस किए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के टोटल 6 क्वेश्चन किए, और WCS के टोटल 6 क्वेश्चन किए, और इस तरह से 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल CBT वाला पैटर्न रहता है। तो अगर आपने इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में से कितने सही गए हैं, यानी 75 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे भी पता लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स का क्या स्कोर रह रहा है ना। तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि स्कोर पता लग पाए, एंड मैं उसी तरह से उसी लेवल पर जाकर आपको नए नए क्वेश्चंस कराते रहूँ, है ना।
तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, जो मैं आपको 6 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ, इससे सीबीटी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला मॉडल पेपर 3 है, जो कि आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ओके, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर विजिट करना होगा। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।